तो चलिए बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। यहाँ की राजनीति हमेशा से ही बहुत दिलचस्प रही है। आज हम इसी जटिल राजनीतिक दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की चुनावी लड़ाई आखिर इतनी खास है क्यों। तो सवाल ये उठता है कि पश्चिम बंगाल की इस लड़ाई में असली दावेदार आखिर हैं कौन। देखिए, ये मामला उतना सीधा है नहीं। मतलब ये कोई दो पार्टियों के बीच का सीधा मुकाबला नहीं है। यहाँ की जो पूरी पॉलिटिक्स है वो तीन बड़ी ताकतों के इर्द गिर्द घूमती है, और यही चीज इस चुनाव को और भी ज्यादा कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स और देखने लायक बना देती है। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बंगाल के चुनावी रणक्षेत्र को समझेंगे, फिर एक एक करके तीनों बड़ी पार्टियों की बात करेंगे, टीएमसी, बीजेपी और लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन। इसके बाद उन फैक्टर्स पर नजर डालेंगे जो असल में गेम बदल सकते हैं, और आखिर में इन सब को मिलाकर एक फाइनल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बंगाल के चुनावी रणक्षेत्र से। जैसा कि मैंने कहा, यहाँ मुकाबला मुख्य रूप से इन तीन शक्तियों के बीच ही है, और हर किसी की अपनी अलग ताकत है, अपनी अलग कमजोरियां हैं, जो इस पूरी लड़ाई को एक नया ही मोड़ देती हैं। तो मोटे तौर पर देखें तो यही तीन बड़े खिलाड़ी मैदान में हैं। एक तरफ है सत्ताधारी टीएमसी, जिनकी कमान ममता बनर्जी के हाथ में है। दूसरी तरफ है मुख्य चैलेंजर के तौर पर उभरी बीजेपी, और तीसरी ओर है लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन, जो अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश में लगा है। अब चलिए इनमें से हर एक की स्थिति को थोड़ा और करीब से देखते हैं। शुरुआत करते हैं सत्ताधारी पार्टी यानी ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस से। 10 साल से भी ज्यादा हो गए हैं इन्हें सत्ता में, और आज भी इन्हें इस दौड़ में सबसे आगे ही माना जा रहा है। पर सवाल ये है कि क्या इनकी पकड़ वाकई उतनी ही मजबूत है जितनी पहले थी? देखिए, टीएमसी की कहानी में ना दो पहलू हैं, बिल्कुल एक दूसरे से उलट। एक तरफ उनकी लक्ष्मी भंडार जैसी जबरदस्त लोकप्रिय स्कीम्स हैं, जो उन्हें महिलाओं और ग्रामीण इलाकों में एक बहुत मजबूत पकड़ देती हैं, और वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, जो लगातार उनकी छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। तो कुल मिला के टीएमसी आज भी एक बहुत मजबूत स्थिति में तो है, लेकिन हाँ, इस बार उनकी राह में मुश्किलें पहले से कहीं ज्यादा हैं। एक तरफ एंटी इनकम्बेंसी है, दूसरी तरफ करप्शन के आरोप। इन चुनौतियों से पार पाना उनके लिए आसान नहीं होगा। अब आते हैं मुख्य चैलेंजर पर, यानी भारतीय जनता पार्टी पर। सबको याद ही होगा 2019 के लोकसभा चुनाव, जब बीजेपी ने बंगाल में ऐसा प्रदर्शन किया कि सब हैरान रह गए। और बस उसी के बाद से बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में एक बड़ी ताकत के तौर पर अपनी जगह पक्की कर ली। बीजेपी की ताकत की बात करें तो वो उनके राष्ट्रीय मुद्दे, केंद्र की योजनाएं और हिंदुत्व की पॉलिटिक्स में है। लेकिन राज्य में उनकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? एक तो कोई बड़ा सर्वमान्य स्थानीय चेहरा नहीं है, और दूसरा संगठन के अंदर की गुटबाजी। यही उनका सबसे बड़ा सिरदर्द है। इसीलिए इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी एक बहुत सीरियस चैलेंजर है, लेकिन अगर उन्हें जीतना है तो अपनी इन अंदरूनी कमजोरियों को दूर करना ही होगा। मतलब उनके लिए ये लड़ाई बिल्कुल भी आसान नहीं है। अब आते हैं तीसरी ताकत पर, यानी लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन पर। एक जमाना था जब दशकों तक पश्चिम बंगाल पर इन्हीं का राज था, लेकिन आज वही गठबंधन अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए जूझ रहा है। हाँ, ये बात सही है कि उनका प्रभाव पहले जैसा तो नहीं रहा, लेकिन खासकर युवा वोटरों और स्टूडेंट पॉलिटिक्स में वो थोड़ी वापसी करते हुए जरूर दिख रहे हैं। पर जमीनी स्तर पर राज्य में उनका संगठन अभी भी काफी कमजोर है, और यही उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये गठबंधन शायद खुद सत्ता में ना आ पाए, लेकिन हाँ, ये किंग मेकर जरूर बन सकते हैं, या कहिए वोट कटर। ये जिस भी पार्टी का वोट काटेंगे, टीएमसी हो या बीजेपी, उसका पूरा का पूरा समीकरण बिगड़ सकता है। अच्छा, पार्टियों की अपनी ताकत कमजोरी तो है ही, लेकिन इनके अलावा 4 ऐसे बड़े फैक्टर्स हैं जो पर्दे के पीछे से इस चुनाव का नतीजा तय करेंगे। चलिए अब उन पर एक नजर डालते हैं। पहला और शायद सबसे अहम फैक्टर है महिला वोटर। लक्ष्मी भंडार जैसी कल्याणकारी योजनाओं की वजह से महिला मतदाताओं में टीएमसी की एक मजबूत पकड़ रही है, और ये उनके लिए बहुत बड़ी ताकत है। दूसरा बड़ा फैक्टर है राज्य का करीब 30% अल्पसंख्यक वोट। पारंपरिक रूप से ये वोट बैंक काफी हद तक टीएमसी के साथ ही खड़ा दिखाई देता है, जो उन्हें बीजेपी के मुकाबले एक बहुत बड़ी बढ़त देता है। तीसरा फैक्टर है धार्मिक ध्रुवीकरण। बीजेपी अपनी हिंदुत्व की राजनीति के जरिए हिंदू वोटों को एकजुट करने की कोशिश करती है। असल में ये टीएमसी के अल्पसंख्यक वोट बैंक का मुकाबला करने की उनकी मुख्य रणनीति है। और आखिर में चौथा फैक्टर है स्थानीय मुद्दे,
जैसे भ्रष्टाचार के आरोप और सरकार के खिलाफ गुस्सा, यानी एंटी इनकम्बेंसी। ये वो मुद्दे हैं जो सीधे सीधे टीएमसी को टारगेट करते हैं और विपक्ष के लिए चुनाव में एक बड़ा हथियार बन जाते हैं। तो इन सारी पार्टियों, उनकी ताकतों और कमजोरियों, इन सारे फैक्टर्स, इन सबको एक साथ रखकर देखें तो आखिर तस्वीर बनती क्या है? चलिए वोटों के इस असली खेल को समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। चलिए इस पूरे खेल को 100 वोटों के एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 100 लोग वोट डाल रहे हैं, तो इसमें से टीएमसी के पास करीब 42 से 45 वोटों का एक मजबूत बेस है। वहीं बीजेपी को लगभग 35 से 38 वोट मिलते हैं, और जो बचे हुए 10 से 15 वोट हैं वो लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाते हैं। और यहीं पर है सबसे बड़ा पेच। जब तक ये टीएमसी विरोधी वोट बीजेपी और लेफ्ट कांग्रेस में बटा रहेगा, तब तक टीएमसी की राह आसान हो जाती है। कह सकते हैं कि विपक्ष का ये बंटवारा ही अनजाने में टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। तो अगर इसे संक्षेप में देखें तो स्थिति कुछ ऐसी है। टीएमसी फिलहाल इस दौड़ में आगे है, बीजेपी एक बहुत मजबूत चैलेंजर है और लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन वो खिलाड़ी है जिसके पास दूसरों का बना बनाया खेल बिगाड़ने की ताकत है। और आखिर में यही एक बड़ा सवाल बचता है कि क्या पश्चिम बंगाल का ये चुनाव किसी एक पार्टी की अपनी ताकत से ज्यादा विपक्ष के बिखराव से तय होने वाला है? शायद इसी सवाल के जवाब में इस पूरे चुनाव का नतीजा छुपा है।